वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ सर्कुलर मोशन। लास्ट पार्ट हमने बेटे ख़त्म किया था एक क्वेश्चन पे एस इज इक्वल टू आर थीटा की हमने एप्लीकेशन की थी। आज हम एंगुलर वेलोसिटी और सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और दोनों की एप्लीकेशंस भी देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बेटे एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डेफिनेशन उसकी आई हुई है, तो वो हम लिख लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी पहले लिख लूँ बेटे, फिर बताता हूँ ये क्या चीज़ है। तो एंगुलर वेलोसिटी एंगल स्वेप्ट पर यूनिट टाइम, एंगल स्वेप्ट पर यूनिट टाइम बाय अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ। जब कोई सर्कल में घूमेगा तो कितना एंगल स्वीप करेगा पर सेकंड, वो एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा, एंगल स्वेप्ट पर सेकंड। अच्छा, अब बात यह है कि बेटे एंगल स्वेप्ट पर सेकंड, जाहिर बात है जब कोई गोल घूम रहा है तो उसके साथ एक लाइन अटैच्ड होती है रेडियस की फॉर्म में। जब वो गोल घूमता जाएगा कुछ ना कुछ वो एंगल कवर कर रहा है। सादा सी बात यह है, गोल घूमती हुई चीज़ की वेलोसिटी, फ़ैन की वेलोसिटी, गाड़ी के टायर्स की वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद ज़मीन जो है, ज़मीन जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है सन के राउंड, उसकी वेलोसिटी, ये सारी एंगुलर वेलोसिटीज़ हैं। गोल घूमती हुई चीज़ की वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं और ये वाकई वेक्टर है, इसको डायरेक्शन असाइन की जा सकती है। इसकी डायरेक्शन उन्होंने पेपर में बल्कि एक दफ़ा पूछी भी है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड, इसकी डायरेक्शन पूछी थी ना उन्होंने, तो डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी डायरेक्शन जो है ना वो बेटे एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर होती है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन में जाहिर बात है वेक्टर है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से। तो बेटे वही बात है कि अगर वो क्लॉकवाइज होगा तो आप अपने फिंगर्स को ना करते हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के अंदर, तो आप ये बताते हैं कि अच्छा फॉर एग्जांपल अगर ये वाली ऑप्शन आप क्या देते हैं जी अपवर्ड है, एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर कोई चीज़ इस तरह से घूम रही है फॉर एग्जांपल, तो आप कहते हैं अच्छा जी ठीक है अपवर्ड आ गया, और अगर वापस वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आ गया मेरी तरफ से, आप लोगों को जाहिर बात उल्टा नजर आ रहा होगा मे बी। तो ये जो है अगर अगर हम कहते हैं इस तरह से कोई चीज़ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। मेरे अगर मैं देखूं एंटी क्लॉकवाइज, मैं कह दूंगा लो जी ये अपवर्ड है, और वापस अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन होती है एंगुलर वेलोसिटी की, एक दफ़ा उन्होंने पूछ ली है पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी। अब अगली बात ये है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज़ रिप्रेजेंटेड, इंपॉर्टेंट है बेटे, इसके फॉर्मूलाज भी हैं 3-4। रिप्रेजेंटेड बाय आगे भी यूज होगी, बाय ओमेगा। मतलब एक तो ये वैसे भी इसका अपना क्वेश्चन भी एक आध दफ़ा आया है, 2 दफ़ा एक्चुअली, और दूसरा ये है कि ये आगे अगले चैप्टर्स में भी यूज होगी, कम से कम 2-3 दफ़ा तो आगे जाके यूज होगी, ठीक है। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। अब हमने जो इसको डिफाइन किया बेटे उस हिसाब से ज़रा देखें तो ओमेगा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एंगल स्वेप्ट पर यूनिट टाइम। एंगल स्वेप्ट पर यूनिट टाइम है तो ये लें एंगल ओवर टाइम कर दें हम, टेक्निकली तो उसको अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसको ज़रा देखें, इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर ये आपके पास आ गया थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये ओमेगा अगर ये टाइम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए वहाँ पे तो ये बन जाएगा। तो बेटे ये भी पेपर में यूज हुआ है मल्टीपल टाइम, तो आपको पता है ये बिल्कुल इसके जैसा ही है। इसका आप ये कह सकते हैं रिप्लेसमेंट है, एनालॉग है। ये एस इज इक्वल टू वी टी था ना ए एस के अंदर, ए एस के अंदर बेटे डिस्टेंस था तो वो एस था। अब ए टू के अंदर जो सर्कुलर मोशन है तो डिस्टेंस जो है वो एंगुलर डिस्टेंस बन गया, वो एंगल एक्चुअली। तो डिस्टेंस की जगह पे एंगल आ गया और लीनियर वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी आ गई, तो ये उसका ऑल्टरनेट है एक किस्म का। अच्छा, तो ये एस इज इक्वल टू वी टी आ गया यहाँ से, लेकिन ये बात यहाँ पे रुकती नहीं है बेटे। एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूलाज हैं 2-3 इसके अलावा भी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बेटे यहीं से चलें। अगर हमने कहा जी थीटा इज इक्वल टू, अगर हमने कहा जी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, तो थीटा, अगर मुझे एक बात बताएं बेटे, कोई पूरा सर्कल गोल घूम के आएगा तो हमने पिछली वीडियो में प्रूव किया था कि अगर कोई पूरा सर्कल घूमता है तो एंगल कितना कवर करता है। जाहिर बात है रेडियंस स्टैंडर्ड है, अब आपको क्लियर हो गया होगा, मैथ वाले बच्चों को तो शायद पहले ही होगा, बायो वालों को भी अब क्लियर हो गया होगा कि अगर एंगल का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है स्टैंडर्ड।
तो अगर सबसे पहली बात तो यह है कि अगर कोई गोल घूमेगा पूरे सर्कल में तो एंगल कितना कवर करेगा, 2 पाई। और वो टाइम ना बेटे फिर कोई आम टाइम नहीं रह जाएगा, वो स्पेशल टाइम हो जाएगा, उसको फिर हम टाइम पीरियड कहेंगे। जाहिर बात है स्पेशल टाइम दिया ना, जमीन पूरा गोल घूमती है, अगर स्पिन पूरा करती है तो वो एक दिन होता है, वो भी स्पेशल है। फिर उसके बाद जब पूरा रोटेट करके आती है तो वो उसको हम ईयर कहते हैं, तो वो भी स्पेसिफिक है। तो ये जो स्पेशल्स हैं जिनको हम टाइम पीरियड कहते हैं, तो हमने ऑर्डिनरी टाइम को टाइम पीरियड से रिप्लेस कर दिया और थीटा को 2 पाई से रिप्लेस कर दिया। तो ये आपके पास आ गया एक तो बेटे ये फॉर्मूला है। अब ज़्यादातर बच्चे ये जानते हैं कि 1/टाइम पीरियड क्या होता है भला, फ्रीक्वेंसी। तो फिर इसका मतलब है हम इसको 2 पाई f भी लिख सकते हैं। ये दोनों बेटे इंपॉर्टेंट हैं, ये देखना काफ़ी यूज होंगे आगे। ये हो गया। उसके बाद दोबारा जरा यहाँ से चलें, सिर्फ यही फॉर्मूलाज नहीं है एंगुलर वेलोसिटी के, आगे चलें तो s = r थीटा से स्टार्ट करते हैं बेटे और दोनों तरफ टाइम पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब इससे बनेगा क्या अभी देखना आप, s/t, जाहिर बात है ये क्या बन जाएगी, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी जो as में यूज करते थे। और रेडियस ने तो टाइम पे डिवाइड होना नहीं है, उसको कोई मसला भी नहीं है। थीटा टाइम पे डिवाइड हो, देखें थीटा टाइम पे डिवाइड हो तो क्या बनता है, रेडियस को ऐसा लिखते हैं, कांस्टेंट है, और जब उसको टाइम पे डिवाइड करेंगे थीटा को तो वो क्या बन जाएगा, ओमेगा। तो बेटे इससे ये पता चला कि ओमेगा के तो फॉर्मूलाज हैं आपके सिलेबस में 3-4, एक तो आ गया ओमेगा θ/t, और ऑल्टरनेटली मैं इन सारों को इक्वल नहीं कह रहा क्योंकि ये डिफरेंट सिचुएशन में लगते हैं, मैं आपको वैसे कॉमा लगा के लिख देता हूँ कि θ/t भी है, 2π/t भी है, उसके बाद 2πf भी है, और ये सारे के सारे पेपर में यूज हुए हैं। और फाइनल आ जाएगा बेटे V/R, V=R ओमेगा ना, लेकिन हम तो ओमेगा की टर्म्स में लिख रहे हैं सारे, तो ये बन जाएगा V/R। तो ये सारी फॉर्म्स हैं ओमेगा की पेपर में यूज हुई हैं। मैं आपको अभी एक सैंपल प्रॉब्लम दिखाता हूँ जो कल हमने क्वेश्चन पिछले वीडियो के पार्ट में करना था लेकिन नहीं कर सके। तो सबसे पहली बात तो यह है कि बेटे उसमें डिफाइन रेडियन ही है, पहला पार्ट उसका 1 नंबर का है, वो रेडियन आपने डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके बाद जरा देखें तो बेटे एक ना उन्होंने कोई क्लॉक बनाई हुई है काफ़ी बड़ी, मैं इसका ना ईयर मेंशन कर देता हूँ, आप लोगों ने अगर जाके जब प्रैक्टिस करना हो तो ये एक्चुअली 4/2 है और अक्टूबर नवंबर 23 का है, 2023 का ये है। और आपको पता है कैम्ब्रिज वाले आमतौर पे इसको लिखते हैं 42ON23 ऐसे करके, वो वेरिएंट पहले लिखते हैं ईयर बाद में। तो इसमें से आपने सबसे पहले रेडियन डिफाइन कर देना, हमने लास्ट वीडियो में किया था, इतना कोई मसला भी नहीं है। अब बात यह है कि वो कहता है जी एक क्वेश्चन की सिचुएशन में आपको समझा देता हूँ कि एक कोई क्लॉक है बड़ी वाली और उसका जो मिनट्स वाला हैंड है, 1 मिनट ज़रा देखने दें, हाँ जी मिनट हैंड के ऊपर ना बेटे जो मिनट्स वाली नीडल, हम तो आमतौर पर उसको सुई कहते हैं, तो वो जो मिनट्स वाला हैंड है उसके ऊपर उसने मॉडलिंग क्ले का एक पीस लगा दिया है। ठीक है, मिनट्स हैंड के ऊपर उसने मॉडलिंग क्ले का एक पीस लगा दिया है और सेंटर से कितना दूर है वो मॉडलिंग क्ले का पीस पता नहीं, उसको कैपिटल L उन्होंने नाम दिया। ये कैपिटल L इंपॉर्टेंट है बेटे, ये एज रेडियस एक्ट करेगा हमारे फॉर्मूलाज के अंदर। देखे ना, ये तो यहाँ इसका तो सर्कल यहाँ पे खत्म हो गया, मॉडलिंग क्ले का सर्कल यहाँ पे खत्म हो गया, तो इसके लिए ये रेडियस ही कंसिडर होगा जब मॉडलिंग क्ले रोटेट करेगी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट कर लेना यहाँ पे। अच्छा जी, तो ये इस तरह से करके रोटेट कर रहा है और उसके बाद उसने कुछ चीज़ें पूछी, मैं आपको साथ के साथ बताता जाता हूँ। सबसे पहले तो वो ये कहता है जी एंगुलर स्पीड निकालें मिनट हैंड की, तो ये तो बेटे बहुत आसान हो गया है लेकिन उसके बावजूद आसान नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि हमने उसकी एंगुलर स्पीड निकालनी है 2π/t, टाइम पीरियड ऑफ अ मिनट हैंड, बड़ी कंफ्यूजन रहती है अक्सर लोगों को। मेरे ख्याल में तो वो 60 मिनट्स होता है, 1 घंटे में मिनट हैंड जो होता है वो पूरे 60 मिनट्स में घूमता है। लेकिन बेटे ये देखें कि आप SI सिस्टम यूज़ करेंगे तो SI सिस्टम के ऊपर तो आप SI सिस्टम ही यूज़ कर रहे हैं, रेडियन यूज़ कर रहे हैं ना, तो पाई की भी आप वैल्यू लिखेंगे, तो पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.14, और नीचे जब आप करेंगे तो इसको 60 मिनट्स है और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60। ठीक है, तो ये फिर आप सॉल्व करके देख लेंगे। मेरे पास फिलहाल मैं कैलकुलेटर लेने जाऊंगा, आपका बिला वजह का टाइम ज़ाया होगा, जो भी बनेगा बेटे वो इधर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट जरा देखें तो वो कहता है जी ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ, मैं साथ साथ नोट करता हूँ ताकि बोल तो रहा हूँ, ऊपर वेरिएंट लिखा हुआ है वहां से देख लेना। वो कहता है जी एक इंटरवल गुजरा है, कितनी देर का इंटरवल गुजरा है जी, 1400 सेकेंड्स का, 1400 सेकेंड्स का इंटरवल गुजरा है। और उस दौरान हुआ क्या है अभी देख लेते हैं। 1400 सेकेंड्स के इंटरवल के अंदर वो कहता है जी मूव थ्रू अ डिस्टेंस, वो जो मॉडलिंग क्ले है उसने कितना डिस्टेंस मूव किया उसको अभी देख लेते हैं। डिस्टेंस उसने मूव किया जी 0.44 मीटर का। वो कहता है जी 1400 सेकेंड्स के दौरान उसने 0.44 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है। तो वो कहता है जी क्या आप एंगल कवर्ड बता सकते हैं, हाँ जी एंगल पूछा हुआ है बेटे, वो कहता है जी एंगल कवर्ड बता सकते हैं।
अगर 1400 सेकंड्स के अंदर उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है तो क्या आप एंगल बता सकते हैं? अब न्यूमेरिकल्स के लिए बेटे मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इस तरह से डाटा नोट कर लिया करें और फिर ये देखें कि ये जो हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल हैं और ये जो अननोन है ये किन किन फार्मूलाज में अपीयर हो रहे हैं। तो थीटा का अगर जरा देखें तो थीटा के दो फार्मूलाज आ गए हैं अभी तक हमारे सिलेबस के अंदर, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी और एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो अभी पता चल जाएगा कौन सा लगना है। ठीक है बेटे, ये वाला अगर जरा देखें तो मैंने आपको ये क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट के अंदर समझा दिया था कि हमारे मॉडलिंग क्ले के लिए जो रेडियस है वो इस कैपिटल एल के इक्वल होगा, जो कि बताया ही नहीं हुआ। ये जो कैपिटल एल है ये रेडियस कंसिडर होगा, तो हमारे लिए ये फॉर्मूला मॉडिफाई होके एस इज इक्वल टू आर थीटा नहीं बल्कि एस इज इक्वल टू एल थीटा है। ठीक है, तो अब यहां से जरा देखें तो बात क्लियर होगी बेटे, ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। उसकी रीजन ये है कि थीटा भी नहीं पता, एल भी नहीं पता, तो एक फॉर्मूला में से दो अननोन तो आ नहीं सकते, तो फिर इसका मतलब है ऊपर वाला फॉर्मूला ही लगेगा। ये आपने छोटी छोटी चीजें, कोई इशू नहीं है बेटे, सिर्फ एक ही चीज का इशू है बेटे। मैं ये कहता हूँ कि जेन जी इंटेलिजेंट है, सिर्फ फोकस का इशू है कि वो रील्स की वजह से आप लोगों का अटेंशन स्पैन शॉर्ट हो गया होगा, तो आप लोग फोकस नहीं करते। ध्यान करें, कोई मसला ही नहीं है। मुझे एक बात बताएं ना, आपने डाटा को नोट किया, थीटा को अननोन कर दिया, थीटा के फॉर्मूलाज देख लिए कि भाई क्या क्या हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उसमें से आपको खुद ही पता चल गया कि हाँ भाई ये तो नहीं लग सकता, तो फिर यही लगेगा। तो ये अगर आपने करना है तो इसमें से सबसे पहली बात तो ये है ओमेगा की वैल्यू जो भी आपने ऊपर निकाली होगी, चले मैं ओमेगा ही कर देता हूँ बेटे, और टाइम की जगह पे आप सिर्फ ये देखें ना, ये वाला ओमेगा टी करना है, तो टाइम की जगह पे आप 1400 सेकंड्स कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा, जाहिर बात है मैं कैलकुलेटर के चक्कर में आपका टाइम नहीं ज़ाया करना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ आंसर मल्टीप्लाइड बाय 1400, तो आंसर था यहाँ पे जो आया था। ठीक है, ये जो आया था उसको हम आंसर नाम दे देते हैं, तो वो जो आंसर आया होगा उसको 1400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये भी कुछ ना कुछ नया आंसर आ जाएगा। इसको मैं सिंपल ना बेटे एक्स कह देता हूँ, कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना। मैं कैलकुलेटर को इंगेज करके आप लोगों का टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता। तो सबसे पहली बात तो ये आ गया। अब नेक्स्ट देखें, तो अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो कह रहा है डिस्टेंस। देखा, अब ये जो डिस्टेंस है ये उसने नेक्स्ट पार्ट में पूछ लिया। तो ये जो फॉर्मूला है ना बेटे, जो लास्ट पार्ट में हमने कहा था नहीं यूज हो सकता, अब यही यूज होगा। उसकी वजह, अब हमारे पास थीटा भी अवेलेबल है, अब हमारे पास एस भी अवेलेबल है। थीटा की वैल्यू यहाँ से आई होगी ना, जो भी आप इधर आंसर निकाल लेंगे वो इधर पुट करेंगे, और ये फिर आंसर आप इधर लगा देंगे, थीटा का इधर, सॉरी, और ये एस ऑलरेडी गिवन है। तो फिर इसका मतलब ये है कि अब आप दोबारा इसको लिखेंगे एल थीटा इज इक्वल टू एस, एस इज इक्वल टू आर थीटा को जो हमने मॉडिफाई किया था, तो यहाँ से एल किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा जी एस डिवाइडेड बाय थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया जी आंसर, ये जो 0.44 आया हुआ है। ठीक है, ऊपर ये तो वैल्यू गिवन है, और थीटा का बेटे जो भी आंसर आया होगा उसको हमने यहाँ पे एक्स मेंशन किया हुआ है, तो वो अकॉर्डिंगली बन जाएगा। ये आपके पास तरीकाकार है इसको सॉल्व करने का। अब नेक्स्ट आगे चलें तो बेटे, अब हमारा काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन खत्म हो गया। कुछ लोग ना एंगुलर एक्सेलरेशन बेटे करवा देते हैं, आपके सिलेबस में बिल्कुल मेंशन नहीं है, ना वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो इसलिए उसके चक्कर में हमें नहीं पढ़ना, हमें सीधा ही जाना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ऊपर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो जो डेफिनेशन कैम्ब्रिज वाले पसंद करते हैं हम अकॉर्डिंगली कर देते हैं, वो तो ये है। वैसे तो इसको सिंपली कहना चाहिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन वो ये कहते हैं जी एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ठीक है, और आई तो अभी एक नंबर की ही है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, लेकिन हम ना इसको 2 मार्क्स के हिसाब से भी एडजस्ट कर देते हैं। कौन सी वेलोसिटी भाई, किसके लिए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी फॉर अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ, मूविंग, बॉडी का वाई अच्छा नहीं बना, बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो अगर कोई सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसकी जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। 2 एक्सेलरेशन हो सकती हैं बेटे, मैं आपको बाद में बताता हूँ। हम उस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं जो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगी। जो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगी उस वाली को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट हो गया है, और सबसे टेक्निकल वाला भी है, तो आप लोगों ने ज़रा ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो
सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन पता चल गई परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और एक्चुअली है सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से जो प्रोड्यूस होती है। अब बात यह है कि इसकी डेरिवेशन शुक्र करें आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ी सी टेक्निकल है। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की जो डेरिवेशन है, फार्मूला कहाँ से आता है, बस आप इतना याद रखें कि भाई इसका फार्मूला है v²/r। आपसे उन्होंने नहीं पूछना, ना उन्होंने मेंशन किया आउटलाइन में कि बच्चों को इसकी डेरिवेशन बतानी है, तो मैं भी नहीं बता रहा, थोड़ी सी ऑकवर्ड सी है। तो v²/r आ गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि v = r ओमेगा भी होता है, तो v की जगह अगर r ओमेगा का स्क्वायर लगाया, नीचे किया, और ये आपका आ जाएगा जी r² ओमेगा का भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, तो एक r कैंसिल होके एक और फार्मूला बन जाएगा r ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा है v²/r। तो बेटे ये दोनों ही यूज़ होंगे एग्ज़ाम के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर, तो ये आप फिलहाल नोट कर लें, इतनी ही डिटेल हमें इसकी रिक्वायर्ड है। तो हम आगे चलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स की तरफ, ठीक है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या है, इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे द फोर्स विच बाउंड्स अ बॉडी टू मूव इन सर्कुलर पाथ, द फोर्स which bounds a body to move in circular path, वो फोर्स सर्कुलर पाथ जो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को गोल घूमने पे मजबूर कर दे। अब एक चीज़ आपने याद रखनी बेटे, सर्कुलर मोशन में सेंट्रिपिटल फोर्स जो है, इसके बारे में मैंने इतनी कन्फ्यूजन्स में मुख्तलिफ सिस्टम्स में, एंट्री टेस्ट रिलेटेड, FSC रिलेटेड, A लेवल O लेवल सब के अंदर, तो बच्चे छोड़े, मैंने इवन टीचर्स को इसके ऊपर कंफ्यूज देखा है, क्योंकि इसके एक आध फंडामेंटल्स हैं वो जो आमतौर पे लोगों को क्लियर नहीं होते, वो मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूँ वो क्या है। सबसे पहले तो बेटे सेंट्रिपिटल फोर्स अपने ऑन पे कोई अलहदा से इंडिविजुअल फोर्स नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ऐसे कोई अलहदा से फोर्स नहीं है। तो क्या है ये बेटे, एक्चुअली अराइज करती है ड्यू टू चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब आप सर्कल में, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो आपने AS में पढ़ा था, वो ये कहता था O लेवल में भी, कि चीज़ें सीधा जाना चाहती हैं, एवरी बॉडी वांट्स टू कंटिन्यू इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई गोल घूम रहा है, इसका मतलब है किसी ने मजबूर किया हुआ था। जब वो मजबूर होता है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज, वैल्यू ना भी चेंज हो तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। तो डायरेक्शन चेंज की वजह से जो फोर्स अराइज करती है वो है सेंट्रिपिटल फोर्स। अब ये हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हमें शौक है ना गोल घूमने का। आपने कभी वो जो बाइक की वालों की रेस होती है, पता नहीं उसको जो भी नाम देते हैं, उसका फैंसी नेम जो भी है, तो उसके अंदर कभी आपने नोट किया है, तो वो जब जाते हैं टर्न्स के ऊपर, शार्प टर्न्स के ऊपर जाते हैं, तो बेटे वो बिल्कुल एक साइड पे बेंड हो जाते हैं। तो उन्होंने, क्योंकि शार्प टर्न्स लेने हैं, तो उन्होंने सेंट्रिपिटल फोर्स उन्होंने प्रोवाइड करनी। जो गोल घूमना चाहता है उसका काम है कि वो कहीं से कोई ना कोई सोर्स प्रोड्यूस करे सेंट्रिपिटल फोर्स का। अच्छा, अब ज़मीन ने गोल घूमना था या सन ने हमें गोल घुमाना था, तो सन ने ग्रेविटी के थ्रू हमें सेंट्रिपिटल फोर्स, तो सेंट्रिपिटल फोर्स कोई अलहदा से फोर्स नहीं है, ग्रेविटी इज एक्टिंग एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स। जब आप पत्थर के साथ धागा बांध के घुमाएंगे इस तरह से करके, ठीक है, तो टेंशन विल बी प्रोवाइडिंग सेंट्रिपिटल फोर्स। जब इलेक्ट्रॉन गोल घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोवाइडिंग सेंट्रिपिटल फोर्स। तो ये बात आपने याद रखनी है कि सेंट्रिपिटल फोर्स कोई अलहदा से नहीं। बच्चे इसको कैलकुलेशन में ना एक अलहदा फोर्स इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल फोर्सेज है ना, उन्हीं में से कोई, कभी उनका सम, जो हमने ऑलरेडी फोर्सेज पढ़ ली हैं AS के अंदर, O लेवल के अंदर, उन्हीं फोर्सेज का कभी सम, कभी उनका डिफरेंस, कभी उनमें से कोई एक ही, कभी उनमें से कोई एक, जैसे ज़मीन के केस में सिर्फ ग्रेविटी इज प्रोवाइडिंग सेंट्रिपिटल फोर्स, या वो जो धागे वाली एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, पत्थर घुमाएंगे तो सिर्फ टेंशन इज प्रोवाइडिंग सेंट्रिपिटल फोर्स। तो जब हम ऑलरेडी फोर्सेज पढ़ते हैं, उन्हीं में से कोई सेंट्रिपिटल होती है, कभी उन दो का सम होती है, कभी उन दो का डिफरेंस, सो ऑन, ठीक है। तो सेंट्रिपिटल अलहदा से कोई एंटिटी नहीं है, पहले से जो भी फोर्सेस अवेलेबल हैं उन्हीं में से कोई सेंट्रिपिटल का रोल प्ले करेगी, ठीक है। अच्छा, तो ये बात अगर आपको क्लियर हो गई है, तो सबसे पहले तो आपने याद रखना है, इसका मतलब ये है सेंट्रिपिटल फोर्स का बेटे फॉर्मूला एक तो ये है जो आपके सिलेबस में, हम इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। F=m में आप लोगों ने सुना हुआ है ना, तो F=m में ही कर दें, तो ये MAC आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ FC लिखा है ना, सेंट्रिपिटल है तो यहाँ पे भी सेंट्रिपिटल। A2 में ना बेटे 4 फोर्सेस बड़ी फेमस हैं, तो उसकी वजह से मैं शुरू में सब्सक्रिप्ट लगाया करता हूँ। कैम्ब्रिज फाइनल पेपर में नहीं लगाते, आप लोगों को भी आदत हो जाएगी। जब एक दफ़ा आप सारा सिलेबस गो थ्रू कर लेंगे तो आपको फार्मूला देख के ही पता चल जाएगा मैग्नेटिक कौन सा है,
इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल कौन सी, सेंट्रीपिटल। लेकिन स्टार्ट में कन्फ्यूजन्स होती हैं, तो मैं सब्सक्रिप्ट बच्चों को रिकमेंड करता हूँ लगाया करें शुरू में, मर्जी आपने नहीं लगाना। एफ इज इक्वल टू एम ए, सेंट्रीपिटल फोर्स है तो एम ए सी हो जाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले हमने ऊपर पढ़े हैं, तो एक की तरफ से तो ये बन जाता है और दूसरे की तरफ से फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात आपको बताऊं, ये फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया है। एक्चुअली जो मैंने आपको अभी थोड़ा सा एग्जांपल्स दी हैं, एक्सप्लेनेशन दी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रीपिटल फोर्स बेटे एक्चुअली पता है क्या होती है? असल में सेंट्रीपिटल फोर्स होती है सम ऑफ इनवर्ड फोर्सेस माइनस सम ऑफ आउटवर्ड फोर्सेस। अब मैं समझा देता हूँ एक दफ़ा ज़रा लिख के, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर रहेंगे। ये सिंबल अगर जिनको नहीं पता, ये समेशन है, मैथ्स के अंदर इसको सम कहते हैं, ठीक है। तो ये सम हो गया, आप ऐसे वर्ड्स में लिख दें सम ऑफ इनवर्ड फोर्सेस माइनस सम ऑफ आउटवर्ड फोर्सेस। अब ये इनवर्ड आउटवर्ड बेटे रिलेटिव टर्म है। इनवर्ड मींस सर्कल का इनवर्ड, तो सर्कल के इनवर्ड यानी कि आप टुवर्ड सेंटर भी समझ सकते हैं। तो ये जो सेंटर की तरफ फोर्सेज हैं माइनस सेंटर से जो अवे हैं, इनवर्ड फोर्सेज और आउटवर्ड फोर्सेज का जो डिफरेंस बचेगा ना, वही सेंट्रीपिटल होगी। ये खुद से कोई फोर्स नहीं है, इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स का डिफरेंस है, ये मेन बात है। इतना बेटे जो आपने अभी पढ़ लिया है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, इसी की एक एप्लीकेशन आपको दिखा देता हूँ, थोड़ी सी टेक्निकल, स्लाइटली टेक्निकल है, लेकिन उससे ये है कि आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स थोड़े से क्लियर हो जाएंगे और आपका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव भी इम्प्रूव हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें बेटे, मुझे ज़ुबानी थोड़ा सा क्वेश्चन याद है, थोड़ा सा नहीं, खैर क्वेश्चन तो सारा ही याद है, और मैं आपको ईयर और वेरिएंट नहीं याद, वो मैं पिंड कमेंट के अंदर डाल दूंगा। फिलहाल आप ये देखें, ऐसे करके ना बेटे सफेरिकल बाउल था और उसकी बेस ना बेटे ऐसे सर्कुलर थी और यहाँ पे एक बॉल बनी हुई थी, ठीक है। अब ये जो बॉल बनी थी, इसको उन्होंने, ये डायग्राम कैम्ब्रिज वालों ने खुद बनाई हुई थी, ठीक है। सफेरिकल बाउल और उसके साथ ये बॉल और उसकी सर्कुलर बेस, और यहाँ पे उन्होंने एक आर फोर्स बनाई हुई थी, रिएक्शन, बेसिकली रिएक्शन फ्रॉम द बाउल का रिएक्शन था, ठीक है। और नीचे उन्होंने दोबारा जो है वो ये बॉल अलहदा से इसकी डायग्राम बनाई हुई थी ऐसे करके। ये दोनों डायग्राम्स कैम्ब्रिज वालों ने बनाई हुई थी अलहदा से। यहाँ पे ये बॉल बनी थी और इसका यहाँ पे इस रिएक्शनल फोर्स का एंगल दिया हुआ था थीटा, ठीक है। ये तो मुझे एग्जैक्ट याद है। अच्छा, मुझे साथ ये नहीं याद, वेट उन्होंने पता नहीं बेटे बनाया था या नहीं बनाया था, बच्चा जानता है। A2 के बच्चों को इसमें कोई इशू तो नहीं ना होगा कि वेट सीधा ऐसे डाउनवर्ड होगा। तो ये इन्होंने डायरेक्शन यहाँ पे ना कि ये जो रिएक्शनल फोर्स लग रही थी उसका ये एंगल होगा। ये तो डायग्राम तो बेटे उन्होंने दी हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब स्टेटमेंट क्या थी वो मैं आपको जो है ना ईयर और वेरिएंट इसका पिंड कमेंट में डाल दूंगा। तो आप सबसे पहले तो ये देखें कि ये देने के बाद उसने कहा क्या, उसने कहा कि जो नेट फोर्स है, उसने खुद ही नेट फोर्स को क्या नाम दिया, ये जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द क्वेश्चन वो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। वो थी जी, नेट फोर्स को उन्होंने नाम दिया हुआ था एफ। अच्छा, अब उन्होंने हिंट भी दिया था, उन्होंने बल्कि बेसिकली गाइड किया था आपको कि बाय रिजॉल्विंग आर इनटू इट्स कंपोनेंट, आपने करना क्या है, आर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। और करना क्या साबित है, उन्होंने कहा जी शो दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ टेन थीटा। गाइड उन्होंने कर दिया है, ठीक है। और उन्होंने कहा जी फाइनल फॉर्म हमें ये चाहिए, 2 मार्क्स का ये प्रूफ था। इसका पहला पार्ट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं बेटे, रेडियन ही था, आई थिंक मोस्ट प्रॉबली रेडियन था। वो मैं जब आपको पिन कमेंट में डालूंगा, आप वहाँ से क्वेश्चन देख लेना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आपके पास W इज इक्वल टू एफ टेन थीटा, ये प्रूव कैसे करना है, उसने खुद तो गाइड किया हुआ है, हमें समझाया है कि आपने R को इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। अभी मैं आपको बताता हूँ बेटे, आप R को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करें ज़रा, तो ये आपके पास आ जाएगा एंगल के सामने वाला। हम तो ऐसे करते हैं, हम कहते हैं ये एंगल के सामने वाला क्या होगा, आर साइन थीटा, और एंगल के साथ वाला क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, ठीक है। तो कंपोनेंट्स हम तो ऐसे डिवाइड करते हैं, ये आर है और आर के सामने वाला, एंगल के सामने वाला आर साइन थीटा और ये आर कॉस थीटा। अब नेक्स्ट जरा देखें तो बेटे इन दोनों इक्वेशंस को लिख लें जरा बारी बारी, मैं आपको बताता हूँ। साथ थोड़ा सा बायो वाले बच्चों को शायद अजीब लगे, बट मैथ वाले बच्चों को तो ऑलरेडी पता होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि W इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है, और उसके बाद F इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये कैसे? देखिए बेटे, ये तो अपवर्ड है डाउनवर्ड है, इसका मतलब यह है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड बराबर है, क्योंकि बॉल तो ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है।
ये बॉल ऊपर भी नहीं जा रही थी, नीचे भी नहीं जा रही थी, इसका मतलब है अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों बैलेंस्ड है तो बेटे बाची जो क्वेश्चन के अंदर ही उन्होंने दिखाई हुई थी दो ही फोर्सेस थी, रिएक्शनल फोर्स और वेट। इन दोनों में से जब हमने इसके कंपोनेंट कर लिया, आपको पता है जब फोर्स के कंपोनेंट करते हैं तो उसको इग्नोर कर देते हैं, बाद में कंपोनेंट से ही काम चलाते हैं। इसको हमने इग्नोर कर दिया, पीछे आर साइन आर कॉस बचा, तो आर साइन जो है वो तो वेट के इक्वल हो गया, ओके। तो फिर यही बची ना नेट फोर्स। नेट फोर्स उन्होंने क्वेश्चन में क्या नाम दिया हुआ था, सिंपल एफ, तो हमने इसी वजह से नेट फोर्स जो बची है उसको क्या नाम दे दिया, आर कॉस थीटा। ये दो इक्वेशंस बेटे बन तो गई, लेकिन इसके बाद अब आपने करना पता क्या है, अब आपने पहली को दूसरी इक्वेशन पे डिवाइड कर देना है। ये मैथ वाले बच्चे शायद रिलेट कर सकें, बायो वालों को भी शायद पता हो कुछ को, कि साइन को कॉज पे डिवाइड हमें पता कैसे चला कैसे करना है। बेटे जब साइन को कॉज पे डिवाइड करते हैं ना तो टैन बन जाता है। टैन उसने प्रूव करने को कहा हुआ ना, एक बात। दूसरी बात हमें ये भी पता चला कि हमने देखें जो उन्होंने डेरिवेशन रिक्वायर किया उसके अंदर तो फाइनल फॉर्म में आर नहीं है। अगर फाइनल फॉर्म में आर नहीं है तो इसका मतलब है आर को किसी तरह से इलिमिनेट करना है। तो जब हम डिवाइड करेंगे ना तो हमारा इलिमिनेशन वाला काम भी हो जाएगा और साइन ओवर कॉस जो है ना वो टैन भी बन जाएगा। तो ये आ जाएगा W इज इक्वल टू एफ टैन थीटा, ठीक है। तो ये उन्होंने प्रूव करवाया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि एफ की सिग्निफिकेंस, एक मार्क का, कि एफ की सिग्निफिकेंस बताएं। तो बेटे एफ की क्या सिग्निफिकेंस है, डेफिनेटली एफ विल बी प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। एफ किधर को बची है भला, सर्कल के सेंटर की तरफ को। एफ बच गई है सर्कल के सेंटर की तरफ को, तो ये क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक मार्क था, सीधा सीधा आपने कहना था कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर बेटे उसने इस सर्कल का रेडियस और थीटा, वो मुझे याद है मोस्ट एक्सपेक्टेडली, देखते हैं अभी जरा। रेडियस जहां तक मुझे याद है बेटे 14 सेंटीमीटर था इस बाउल का, और थीटा जो है ना मुझे लगता है 28 डिग्री था, ठीक है। यही होगा, वो आप पिन कमेंट के अंदर क्वेश्चन जाके चेक कर लेना, जो भी हुआ अगर डिफरेंट हुए तो आप वो पुट कर देना। अब यहाँ पे जरा देखा, उसने कहा कि रेडियस और एंगल मैं आपको दे रहा हूँ, आपको क्या फाइंड करना है। उसने बेटे हमसे पूछी वेलोसिटी, ठीक है। उसने कहा जी ये बॉल जो है ये कितनी वेलोसिटी से गोल घूम रही है। तो हमने यहीं से स्टार्ट करना था जो उसने बताया हुआ था। इसमें जरा देखें तो बेटे W की जगह पे लिख दें mg, और F की जगह पे अभी हमने कहा F क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिख दें हमने खुद ही, तो इसके पिछले पार्ट में जाहिर बात है जिस बच्चे ने पिछला पार्ट आंसर किया होगा उसी से अगला पार्ट होगा ना। तो पिछले पार्ट में उसने आंसर किया कि भाई ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसका फॉर्मूला ये वाला। अब बेटे ये तो नहीं ना लगना था, उसने पूछा ही V था। देखें ये दो फॉर्मूलाज हैं सेंट्रीपिटल के, जब एंगुलर वेलोसिटी पूछी हो तो ये लगता है, लीनियर वेलोसिटी पूछी हो तो ये लगता है, ठीक है। तो उसने सीधा सीधा पूछा था कि जी उसकी वेलोसिटी बताएं, तो फिर इसका मतलब है ये वाला लगना है। अब इसमें से जो चीजें कैंसिल होती हैं वो आपको नजर आ रहा होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे तो हम इसको आगे इस तरफ मैं बेटे लेके जा रहा हूँ स्पेस खत्म होने के बाद, तो ये V बच जाएगा बेटे GR डिवाइडेड बाय tan थीटा और उस सारे का स्क्वायर रूट। मैंने इसको डायरेक्ट रीअरेंज बेटे, ये R उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan थीटा उधर जाके डिवाइड, V स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों साइडों पे। G की वैल्यू लगाई 9.81 और R की वैल्यू लगाई 0.14 में लगा रहा हूँ बेटे, ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट करके। 14 सेंटीमीटर तो नहीं लगेगा, और tan ऑफ 28 डिग्री आपने कर देना है जो भी आएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। अब होप सो आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन्स क्लियर हुई होंगी सेंट्रीपिटल फोर्स और सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। अब इसका बेटे पार्ट 3 रिक्वायर्ड है जिसमें हम ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो अगर आप इस तरह के यूज़फुल मटेरियल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। सी यू इन पार्ट 3।